अरे हाँ सुधीर, अब बस समय जा चुका है। आधे से ज्यादा लोग शहर जा बसे हैं। और तुम सुनाओ अशोक, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या सुनाई, इस बारिश ने सारा धंधा बंद पड़ा है, लेकिन अपने खाने लायक तो बंदोबस्त हो ही जाता है। इसी तरह काफी समय तक वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। तभी सुधीर की दुकान पर दो नौजवान लोग और आते हैं। अरे सुधीर काका, दो कड़क चाय लगाओ, एक मेरे दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। इस ठंडे बारिश के मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और थोड़ी गपशप करने में जो मजा है वह और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे अशोक काका, आप भी यहाँ हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चल, इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और बताओ अशोक काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल थी सभी बारिश में नष्ट हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर ही हमारा घर चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। जीवन को खुलकर आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुमने, हमें अपनी शेष बची जिंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहिए। सुधीर काका की चाय में तो स्वाद ही कुछ अलग है, मानो एक घूंट पीते ही जिंदगी के सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। इसी स्वाद के लिए तो हम सुधीर काका की दुकान पर आते हैं। अशोक काका, हमें आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके साथ हकीकत में कई बार विचित्र घटनाएं घटी हैं। क्या वह सब सच है? हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटनाएं घटी। क्या तुम वह सुनना चाहोगे? अरे हाँ काका, बारिश के इस ठंडे मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जरूर जरूर सुनाओ। चलो, फिर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और विचित्र कहानी सुनाई देता हूं। कहानी है आज से ठीक 20 वर्ष पहले की, जब मैं गांव से कुछ दूर पटना शहर में एक दफ्तर में काम करता था। मैं बस स्टेशन पर उतरा, जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरा, जो कि कुछ अजीब था। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफी दूर था, पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता। फिर वह आदमी जो बस से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुंच जाऊं। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव गंगापुर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी गंगापुर ही है, पर गंगापुर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह व्यक्ति ये बात बोल तो रहा था, लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर। चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा था। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभने सी लग रही थी, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब हमें लगा कि कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बद्दा वृक्ष देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश की बूंदों के गिरने की ही आवाज आ रही थी। और इसके साथ साथ जंगल से कुछ अजीब तरह के जानवरों की भी आवाज आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतजार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं, आपका क्या नाम है और आप कहां से आ रहे हो? क्या करोगे भाई जानकर? कौन सा इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है? क्या मतलब है आपका? मतलब भाई, मैं तो शहर का आदमी हूं, किसी काम से यहां गांव आया हूं। कुछ समय बाद मैं यहां से चला जाऊंगा।
अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ। और ये तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। मैं यहाँ से किसी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घने जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड्डी डेशने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाजें कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। ये व्यक्ति मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये नहीं मुझे अपना पता बताना चाहता था और न ही ये मुझसे बातें करना चाहता था। ये सिर्फ मेरे से आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर न लग रहा, पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे यह पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात हो चुकी है। ज्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि इस बार तो बारिश ने हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी। हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से किटी के पास पहुंचे, जो कि सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे के रोने की। मुझे यह सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई, क्या ये सब आवाजें सुनी तुमने? हाँ भाई, आवाज तो सुनाई थी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। पर भाई, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चलकर देखते हैं। क्या पता वह मुसीबत में हो, इसलिए रो रही हो। फिर मैं और वह व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ती थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज और काला अंधेरा। अरे भाई साहब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कुछ जवाब नहीं आया। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वह पायल की आवाज और उस औरत के रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगी। फिर मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वो सब आवाजें शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहा। तभी सामने फिर से मुझे वही अजीब बोर्ड दिखता है, जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था, वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया? मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज आने लगती है और लग रहा था वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कि कोई आदमी फिर गाछ के नीचे खड़ाता है। ठीक से वो दिखाई नहीं देता। जब मैं बहुत नजदीक गया और देखा तो वो वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई, कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज में क्यों रो रहे हो? तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज खड़खड़ाहट के साथ आसमानी रोशनी होती, जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन हो। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने हिम्मत करके भगवान जी का नाम लिया और वहां से भाग गया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागता रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत
ऑटो पकड़ DTTH कर अपने घर वापस आ गया। और फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की, और आज भी मैं उस स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को नहीं उस स्टेशन की तरफ गया और नहीं रात की ड्यूटी की। बहुत बहुत डरावनी कहानी थी काका, मजा आ गया। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ समय बाद किशोर का ऑटो गांव के चौपाल पर रुकता है। अरे किशोर, आज मंडी से जल्दी वापस आ गए। लगता है आज मंडी से अच्छी बिक्री हो गई है। कैसी बिक्री भैया? पूरी मंडी आलू से भरी पड़ी थी। किसी व्यापारी ने भी एक बोरी तक नहीं खरीदी। सब वापस लेकर जा रहा हूँ। तो किशोर, अब तुम इतने सारे आलू का क्या करोगे? पता नहीं भैया, अब मैं इतने सारे आलू को क्या करूँगा। इतना कहकर किशोर कुछ देर बाद अपने घर पहुंचा। ऑटो की आवाज सुनकर सविता जल्दी से बाहर आई। उसने देखा कि ऑटो में आलूओं की सारी बोरियां अभी भी रखी थी। यह देखकर उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अरे ये क्या, सारे आलू वापस ले आए, एक भी बोरी नहीं बिकी। किशोर ने भारी मन से कहा। एक भी नहीं, सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमता रहा। हर व्यापारी ने यही कहा कि मंडी में पहले से बहुत आलू पड़े हैं। अच्छे दाम तो छोड़ो, किसी ने खरीदने तक से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। किशोर की बातें सुनकर सविता का मन भी उदास हो जाता है और वो किशोर को दिलासा देते हुए कहती है, निराश मत होइए किशोर जी, हर परेशानी अपने साथ कोई ना कोई रास्ता भी लेकर आती है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अगर ये आलू ऐसे ही पड़े रहे तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे। सारी मेहनत और उम्मीदें जैसे एक ही दिन में टूट गईं। सविता एक नजर आलू पर डालती है और आलूओं को देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो किशोर से कहती है, मुझे समझ आ चुका है कि इन आलूओं को खराब होने से कैसे बचाया जाए। इन आलूओं का समाधान है मेरे पास। कैसा समाधान सविता? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मा गर्म आलू के समोसे। बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में लोग चाय के साथ समोसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर हम समोसे बनाकर बेचे तो शायद हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सविता, एक बार कोशिश करके देखते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए यही नया रास्ता चुना हो। और हाँ, समोसे में स्वाद बढ़ाने के लिए मसाला मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। घर का बना हुआ स्वादिष्ट मसाला समोसे के स्वाद को और बढ़ा देगा। सविता की बातें सुनकर किशोर को भी हिम्मत मिलती है और वो समोसे बेचने का नया काम शुरू करने का मन बना लेता है। अगले दिन सुबह सवेरे किशोर समोसे बेचने के लिए रेहड़ी खरीदने जाता है और वो एक पुरानी रेहड़ी खरीद कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सविता आलू मिलाने के लिए मसाला अपने हाथ से तैयार करती है और जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, सारे समोसों को बड़े प्यार से एक छोटी सी रेहड़ी पर रखता है और उन्हें बेचने के लिए घर से निकलता है। तभी सविता कहती है, अजय सुनिए तो, आपने चटनी तो रखी ही नहीं। यह लीजिए पुदीने की हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी जो समोसों की जान होती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ समोसे बेचने जा रहा हूँ, बस ऊपर वाला इसमें मेरा साथ दे। किशोर जी, ईमानदार और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस हिम्मत रखिए। किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रेहड़ी धकेलते हुए गांव के